हाय स्टूडेंट, आई एम रवीश कुमार सिंह। दोबारा वीडियो लाया हूँ मैं इलेक्ट्रिसिटी ही चैप्टर का पार्ट 2, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट हमने बनाया था उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। आप लोग कमेंट भी किए हुए हैं और आप लोग को दूसरा वीडियो मैंने पार्ट 2 लाया है, जिसमें पहला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले समझने के लिए हम बताएंगे उसके बारे में कुछ टिप्स। जैसे हमने क्या किया, अपने घर पे भी यूज कर सकते हैं। दो वेसल लेंगे, वेसल का मतलब बर्तन। उस वेसल में, एक वेसल में हम पानी को पूरा क्या करेंगे, फुल कर लेंगे, और दूसरे वेसल को खाली रखेंगे, बर्तन को खाली रखेंगे, और दोनों को पाइप से कनेक्ट कर देंगे, जैसे हमने कनेक्ट किया है ए और बी। ठीक है, तो देखेंगे कि जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो इसमें फ्लूइड नहीं है, चाहे वाटर नहीं है, तो इसमें का फ्लूइड क्या होगा, वाटर इसमें आएगा। कब तक आएगा, जब तक दोनों का जो लेवल है वो सेम ना हो जाए। तो सेम हो जाएगा, उसके बाद रुक जाएगा। कहने के एसेंस है कि ये हायर से लोअर के तरफ, यानी फाइनल हायर से लोअर के तरफ फ्लो करेगा। इसी को हम लोग नॉर्मल अर्थ में पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, यानी जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस, यानी एक हाई है और एक लो है। तो हाई से लो के तरफ जब फ्लो करके वो क्या हो जाएगा, एक लेवल में आ जाएगा। यहाँ पे हमने वाटर या फ्लूइड की थोड़ा सा एग्जांपल लेने के लिए क्या है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी भी है वो चार्ज का फ्लो ही है। ओके, इसलिए बताया। तो हम डिफिनीशन पे जाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो शॉर्ट में हम लोग पीडी बोलते हैं, कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी इसमें दो पॉइंट होंगे, तो पहला एंड दूसरा, उसके बीच में जो वर्क डन हो रहा है पर यूनिट चार्ज में, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यानी पीडी इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। ओके, यानी पीडी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी डब्ल्यू का मतलब ये वर्क हो गया, क्यू का मतलब चार्ज हो गया। इट इज डिनोटेड बाई वी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी से। ओके, एसआई यूनिट ऑफ पीडी, इसको वोल्ट बोलते हैं। जैसे हमने क्या, वर्क डन का क्या होता है जी, एसआई यूनिट जूल, और चार्ज का क्या होता है, कूलम, जो प्रीवियस हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं, हमने बताया है। यानी ये जूल पर सेकेंड। अगर हम कह सकते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। अब नीचे एक टर्म आएगा, और सीबीएसई एग्जामिनेशन जो बोर्ड का होता है उसमें ऐसा क्वेश्चन आते रहता है, जैसे 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 जूल, ऐसा डिफिनीशन एक नंबर का। तो इसमें है कि 1 यूनिट, यानी व्हेन 1 जूल वर्क इज डन कैरीज 1 कूलम चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस कॉल्ड ए 1 वोल्ट। ओके, यानी 1 जूल वर्क में 1 यूनिट चार्ज से जो वर्क होता है, जो पोटेंशियल होता है, उसी को हम लोग 1 वोल्ट बोलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेल और बैटरी उसको मेंटेन करता है। इस डिवाइस को कौन मेंटेन करता है, सेल और बैटरी। इसको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ओके, वोल्ट मीटर, जिसका सिंबल ये होता है। और हम लोग जो 10th में ये स्टडी कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या पूरा इलेक्ट्रिसिटी एक वायर पे है, एक वायर का है। अब यहाँ बात करेंगे कि अगर किसी एक मेटेलिक वायर, तो हमने यहाँ कॉपर लिया है, ये कॉपर वायर है। अगर हम कॉपर वायर को एक बैटरी से ऐड करते हैं तो हम देखेंगे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लस इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, और ये जो प्लस है वो अट्रैक्ट करेगा। यानी यहाँ पे देखने से आपको पता चलेगा कि माइनस से प्लस के तरफ करंट आ रहा है। लेकिन जो कन्वेंशनल कंसेप्ट होता है करंट का, उसमें प्लस से माइनस के तरफ करंट को हम लोग बताया करते हैं, और जो सर्किट डायग्राम बनाते हैं उसमें भी हम शो करते हैं कि प्लस से माइनस के तरफ करंट जो है मूव करता है। फिर बात करेंगे हम लोग, इट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे इसमें जो वोल्ट मीटर होता है वो होता है हाई रेजिस्टेंस का, और उसको जो कनेक्ट करते हैं तो वो करते हैं हम लोग पैरेलल में। किसमें कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। और ये जो वोल्ट मीटर का प्लस होता है वो बैटरी के प्लस के तरफ, और वोल्ट मीटर का माइनस बैटरी के माइनस के तरफ
कनेक्ट होता है। ओके, करेंट ऑलवेज फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट ये भी आता है कि जो हमारा करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसका फ्लो होता है हायर टू लोअर। जैसे वाटर का लेवल भी ऐसे ही होता है, हायर टू लोअर, यानी हम कोई वाटर गिराते हैं किसी सरफेस वगैरह पे, फॉल कराते हैं, फ्लो करवाते हैं, तो हायर टू लोअर ऑटोमेटिक विदाउट एनी फोर्स वो फ्लो करता है, यानी हायर टू लोअर। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। इसका भी एग्जाम में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, आता रहता है। तो पहले ओम्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व किया, एक सर्किट बनाया उन्होंने जिसमें एक बैटरी और एक बोल्ट को कनेक्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने पहले स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को लिया, जैसे 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट में जो अगर ब्लो कर रहा है बल्ब, फिर उसने चेंज करके 6 वोल्ट लगाया, देखा कि थोड़ा और ब्लो किया, फिर उसने 12 वोल्ट लगाया, देखा कि बहुत ज्यादा ब्लो कर रहा है, यानी जल रहा है। ओके, यानी ये जो करंट आई है, अब इसमें देखा गया कि जो वोल्ट को बढ़ा रहे हैं यानी V को बढ़ा रहे हैं, तो करंट ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और जो सर्किट का स्टडी उन्होंने किया, जो ऑब्जर्वेशन किया, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर किया। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर is directly proportional to potential difference यानी PD across end, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब यहाँ पे दिया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इन्होंने कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। यानी हम शॉर्ट में देखें, यानी P यानी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी PD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। अब इस P को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसको डिनोट करते हैं हम लोग V से, यानी P के जगह हम लोग V लिखे, इसे पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं V से, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट यूज करते हैं, उसका नाम है R। इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस, इसका नाम है रेसिस्टेंस। ओके, अब हम डिफिनेशन देंगे रेसिस्टेंस का कि रेसिस्टेंस होता क्या है। तो दो प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है ड्यू which the oppose the flow of current through it is called a resistance। ओके, यानी एक तरह का ये प्रॉपर्टीज है। और जैसे हमने बताया था कि V इज इक्वल टू आई आर, इसलिए R इज इक्वल टू V बाई आई। ओके, अब ये हो गया। अब यहाँ देखो V का SI यूनिट क्या होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट वोल्ट होता है, और I का करंट होता है, यानी V पर एम्पियर, यानी V पर A। अब ये इसका जो रेसिस्टेंस का SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज इक्वल टू ओम। ठीक है, ये इस तरह बनाते हैं हम लोग, ओम, उसको बोलते हैं ओम पढ़ते हैं। ठीक है, ये होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल टू ओम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका है ओम्स लॉ। तो पहले ही मैंने बता दिया था ओम्स लॉ। अब इसमें क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, यानी I इज इक्वल टू करंट, और R जो है कांस्टेंट है जो रेसिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर हो गया। अब हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, ये क्वेश्चन भी आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ग्राफ बनाएंगे, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस पर करंट को और y एक्सिस पर हम v को यानी पोटेंशियल डिफरेंस को प्लॉट करेंगे। और यहाँ पे जो ये लेंगे 2, 4, 6, ये सब क्या होगा, एम्पियर में होगा और ये वोल्ट में होगा। अगर ग्राफ हम प्लॉट करते हैं v वर्सेस करंट यानी A के, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो रेसिस्टेंस शो करेगा। ओके, यानी अगर हम यहाँ 1 है तो यहाँ इस पे 2 आ जाता है, यानी इसका रेंज है 2, 4, 6 और उसका रेंज 1, 2, 3 लेंगे। ओके, फिर हम बात करेंगे कि ये 10th क्लास में जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग मेटेलिक वायर के बारे में पढ़ा है। तो मेनली रेसिस्टेंट मीन्स होता है रुकावट, यानी रोकना। तो हमने पहले ही बताया है या प्रीवियस क्लास में भी बताया है आप लोगों को क्लासरूम में भी, कि जो करंट होता है वो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है।
तो ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो एक रेसिस्टेंस आके करंट को रोक रहा है, तो ये करंट जा आ रहा है। तो जी हाँ, ये करंट वायर से जा आ रहा है, अब तो हीट वेव फॉर्म होगा, यानी ये हीट अप होगा और हीट फॉर्म होके बाहर निकल जाएगा। जो करंट है वो हीट के रूप में निकलेगा, यानी रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब ये जो जितना है वो हीट के रूप में निकल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि जो रेसिस्टेंस है कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन दिस फैक्टर्स। तो पहला है लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। कहने के एसेंस है कि अगर हमने कोई सोर्स से यहां से एक बल्ब यहां पे जलाया, ठीक है ना, और फिर वायर को बढ़ा के फिर यहां भी जलाया, तो इसका जो जलने का रेट होगा, इसका जो ग्लो करने का होगा, दोनों में डिफरेंट होगा, यानी ये डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ वायर पे। यानी इसका कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ वायर बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगा, रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकंड में है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अक्रॉस एरिया। अक्रॉस एरिया इट मींस कि जो वायर है उसको, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया घटाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, यानी ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। दूसरा है नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी नेक्स्ट यानी थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी अगर हम सिल्वर का लेंगे, गोल्ड का लेंगे, कॉपर का लेंगे, तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टेंस शो करेगा, यानी ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, यानी रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ वायर, और रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी दोनों को कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई R। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं जी, रो। R इज इक्वल टू रो L बाई R। R क्या है, सॉरी रो क्या है, कांस्टेंट है जिसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, रेसिस्टिविटी। आप लोग ये पॉज कर करके पूरा नोट्स में भी लिख सकते हैं, यानी रो इज इक्वल टू R A बाई L। अब इसका हम लोग यूनिट देखिए, यानी R का क्या होगा ओम, और एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर, और L का क्या होगा मीटर, तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी ओम मीटर। यानी हम कहें तो बात ये हो सकता है कि रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है। ओके, अब हम डिफिनेशन लिखेंगे रेसिस्टिविटी का, तो ये होता है इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये रेसिस्टिविटी है, जो इसका फॉर्मूला होता है R A बाई L, और इसका यूनिट होता है ओम मीटर। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ओम मीटर। ठीक है ना। अब हम रेसिस्टिविटी में और चीजें पढ़ेंगे, उसके पहले मैं बता दूं कि जो मैंने YouTube पे वीडियो वगैरह बना के डाल रहा हूँ वो आपके रिस्पांस जैसा आ रहा है उस तरह हमने कोशिश कर रहा हूँ, और भी आप लोग कमेंट में अगर हमें सजेस्ट करेंगे तो और अच्छा से अच्छा वीडियो मैं बना के डालूंगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हमने पेज डेवलप किया है टैलेंट जनरेटर करके, वो एजुकेशनल के रिलेटेड है, और जो स्टूडेंट 0 से लेकर 12 तक स्टडी कर रहे हैं उनके लिए है, और मैं और भी वीडियो इस पे डालूंगा। तो आप हमारे वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे तो और भी प्रोत्साहन मिलेगा, और भी आगे पढ़ने का मौका मिलेगा, और मैं और भी ज़्यादा मेहनत कर पाऊंगा। इसलिए प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और लाइक करना भी नहीं भूलें, ठीक है ना। तो अब हम रेसिस्टिविटी में बात करेंगे, इट इज ए कांस्टेंट। ओके, यानी एक तो पहला है कि ये कांस्टेंट है। नेक्स्ट है रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एंड एलॉय इज 10 टू द पावर -8 टू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर, यानी इसका रेंज है। जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं उस बुक में एक रेंज भी दिया है रेसिस्टिविटी का, तो उसको याद तो नहीं करना है लेकिन एक बार देखना जरूर है, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन रिलेट करके पूछता है। तो ये इसका रेंज है मेटल का, और नॉन मेटल का रेंज है 10 टू द पावर 12 टू 10 टू द पावर 17 ओम मीटर। ओके, ये दोनों का रेंज हो गया, एक मेटल का और एक नॉन मेटल का। फिर हम बात करेंगे कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन
एज दे हैव लो रेसिस्टिविटी। ओके, यानी कॉपर और एल्यूमिनियम का अगर यूज करें तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है रेसिस्टिविटी बहुत लो होता है। फिर एलॉयज यूज्ड टू इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस एज देयर रेसिस्टिविटी इज हाई एंड दे डू नॉट बर्न रेसिस्टिविटी। रियलिटी कह रहा है कि जो एलॉय होता है वो भी यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है रेसिस्टर्स। ये रेसिस्टर्स हो क्या होता है, जैसे हम अपने घर में जो वायर यूज करते हैं, जो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, उस सीरीज में हम कभी बल्ब के बाद फैन, बहुत सी चीजें इक्विपमेंट हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऐड किए होते हैं। तो बल्ब में कितना वोल्ट लग रहा है, चाहे फैन में कितना लग रहा है, ये सारा डिपेंड करता है रेसिस्टर्स पे। वो जितना यूज करता है आगे उसको क्या करता है, प्रोवाइड कर देता है। ऐसा नहीं है कि अगर फैन में 100 वोल्ट लग रहा है तो बल्ब को वो 100 ही देगा, बल्ब को जितना चाहिए उतना ही देगा। जैसे आजकल एलईडी आ रहा है तो ये सब में बहुत ही कम वोल्ट लग रहा है। तो इसकी बात करेंगे। ए रेजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दैट लिमिट एंड रेगुलर द इलेक्ट्रिक करंट। ये जितना चाहिए उतना ही रेगुलेट कर रहा है। एक तरह का ये क्या कह सकते हैं, एक बाउंड्री है कि जितना यूज है हम लोग लेंगे और जितना नहीं है उसको आगे बाईपास कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है फैन है, बल्ब है, टीवी है, ईटीसी है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसपे न्यूमेरिकल भी आता है, रेसिस्टर्स इन ए सीरीज। अब इसको हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं। कैसे पता चलता है, जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे दिवाली वगैरह में हम लोग सजाने के लिए जो यूज करते हैं छोटे छोटे बल्ब, उसमें देखिएगा बहुत से एक ही वायर से हम बहुत से छोटे छोटे बल्ब को कनेक्ट किए हुए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है रेसिस्टर इन सीरीज। हमने एक रेसिस्टर लिया है जिसमें सर्किट डायग्राम लिया है जिसमें 3 रेसिस्टर लिया है, R1, R2 एंड R3। ओके, और इसका जो वोल्ट है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो वोल्ट में है। और इसमें देखेंगे हमने वोल्ट मीटर भी लगाया है, एम्पियर मीटर भी लगाया है, दोनों मीटर लगाया है। तो आप देखेंगे कि एक ही लाइन में अगर हम 3 रेसिस्टेंस अगर यूज किए हुए हैं तो जो वोल्ट होगा वो अलग अलग होगा, यानी V1, V2, V3। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये V के इक्वल ही होगा। जैसे हमने लिया कि V1 इज इक्वल टू, जैसे ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब इस सीरीज में हर रेजिस्टेंस का R1, R2, R3 अलग अलग है वोल्ट में, और इसको जोड़ने पे क्या होगा, वोल्ट ऐड करने पे वोल्ट सेम होगा, यानी V1 इज इक्वल टू IR1 इक्वेशन फर्स्ट। यानी V2 को देखेंगे तो V2 क्या हो जाएगा जी, ओम्स लॉ से IR2 यानी इक्वेशन सेकंड। फिर V3 इज इक्वल टू IR3। ये सारे के सारे ओम्स लॉ से हमने 3 इक्वेशन बना दिया है। अब इसमें क्या होता है कि जो वोल्ट होगा टोटल वो तो इक्वल होगा, यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो V की जगह क्या लिख सकते हैं, IR, ओम्स लॉ से। तो IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू I अगर कॉमन लेते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी I से I कट गया तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R3 हो गया। तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि कोई भी अगर सर्किट है उसमें अगर हम रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए हुए हैं, अगर इक्विवेलेंट सीरीज निकालना है यानी R इक्विवेलेंट, तो हम लिख सकते हैं R1, R2, R3 अगर n तक है तो Rn तक। ओके, यानी ये पूरा समझने वाला बात है कि अगर कोई भी सर्किट सीरीज में है तो उसके रेसिस्टेंस को इक्विवेलेंट करने के लिए हम सब उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर n तक है तो n तक, 4 तक है तो 4 तक, ये यहां तक। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए।